नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सिविल केस की प्रोसीडिंग किस किस स्टेज से गुजरती है और उसकी जर्नी क्या होती है। दोस्तों, आज देश की अदालतों में दीवानी मुकदमे, सिविल मुकदमे बहुत ही ज़्यादा लंबित हैं और लोग उससे बहुत परेशान हैं। तो उसकी एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल जर्नी किन किन स्टेज से, किन किन धाराओं के तहत और किन किन आदेश और नियमों के तहत ये सिविल केस और दीवानी मुकदमे संचालित होते हैं, अगर आपने इसे जान लिया तो मेरा दावा है कि आप कोई भी केस, सिविल केस हारेंगे नहीं और आपको हमेशा जानकारी रहेगी कि अब मेरे केस में क्या होना है और इसमें कौन सी कार्रवाई होनी है। बहुत सारे मेरे दर्शक जो है परेशान होते हैं कि सर अब इसमें ये स्टेज हो गया है, वो स्टेज हो गया है, अब आगे क्या होगा, ये आप हमें बताइए। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक सिविल केस में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। वो स्टेज आपको मैं आज ड्राफ्ट से लेकर के फाइनल ऑर्डर तक कौन कौन से स्टेज होते हैं और उसमें कौन कौन सी धाराओं का या आदेश और नियमों का प्रयोग होता है, उसमें सारी प्रक्रियाओं को मैंने आज इस वीडियो में रखा है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं और अपने केस को जीतना चाहते हैं और सिविल केस की प्रोसीडिंग समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और नए दर्शकों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा चैनल ग्रो करता है और बहुत सारे लोगों को कानूनी जानकारियां मिलती हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। सिविल केस, एक सिविल केस में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। कोई भी मुकदमा अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है, तब किसी केस में फाइनल जजमेंट आता है दोस्तों। इसलिए भी सिविल केस काफी लंबे समय तक चले जाते हैं। इंडियन लॉ में सिविल केस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 लागू है, जो किसी भी सिविल केस से रिलेटेड सभी रेगुलेशन क्लियर करती है। तो दोस्तों, ऑर्डर 1 सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ऑर्डर 1 रूल 1 क्या कहता है। सबसे पहली प्रक्रिया जो है आदेश 1 में ही है। जैसे कोई खाना बनाने का सिस्टम होता है दोस्तों, तो शुरुआत से जब आपको गैस जलाना होता है, गैस जलाने के बाद आपको चावल, दाल, सब्जी जो कुछ भी बनाना होता है तो एक प्रक्रिया होती है, नियम से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। वैसे ही एक सिविल केस की एक प्रक्रिया होती है। तो आदेश 1 में जो है सीपीसी में केस की शुरुआत प्लेंट से होती है। एक वाद के पक्षकार से प्रारंभ होता है। कोई भी सिविल केस है दोस्तों, अगर उसमें पक्षकार ही नहीं होंगे तो वो मामला कैसे बनेगा। तो पहला चीज जो होता है आदेश 1, जिसमें पक्षकारों का विवरण दिया गया है, पक्षकार कैसे बनाए जाते हैं और किसे किसे पक्षकार नहीं भी बनाए जाते हैं। कोई भी वाद एक पक्षीय नहीं होता है, आप अकेले नहीं लड़ते हैं। आपका जो सिविल सूट होता है, दावा होता है, वो आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं, एक पक्षी वो नहीं होता है। ऐसा ना हो कि कोई पक्ष न्याय से वंचित रह जाए अथवा निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक ही अन्याय का अधिकारी हो जाए। वाद संस्थित करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए दोस्तों कि वाद में वादी प्रतिवादी के रूप में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित कर दिया जाए जो न्याय के लिए आवश्यक हैं। यह दूसरी तरफ उन व्यक्तियों को वाद में सम्मिलित कर आवश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए जिनको सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र में पहले वादियों का उल्लेख किया जाता है दोस्तों। शुरुआत जो होता है, जो वादी हैं, जो प्लेंटिफ हैं, उनका उल्लेख किया जाता है। वाद में मुख्यतः 2 पक्षकार होते हैं और दूसरा जो होता है प्रतिवादी होता है। वादी वह होता है जो वाद प्रस्तुत कर न्यायालय में अनुतोष की मांग करता है। प्रतिवादी वह होता है जो वाद पत्र का अपना लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट द्वारा उत्तर देकर प्रतिरक्षा प्रस्तुत करता है, अपना बचाव प्रस्तुत करता है। पक्षकारों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए तथा जो आवश्यक पक्षकार हैं उन्हें वाद पत्र में जोड़ा जाना चाहिए और अनावश्यक पक्षकार को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो ये तो पक्षकारों के विषय में आपको जानकारी हो गई, जिसकी व्याख्या सीपीसी की आदेश 1 करती है। अब आदेश 2 ऑर्डर 2, इसमें जो है दोस्तों सूट की रचना होती है। जो आपका जो मामला है उसका रचना का व्यवस्था आपको आदेश 2 में, देखिए कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहा है। पहले पक्षकारों की व्यवस्था कर दी गई, अब आपके
सूट की रचना। सिविल केस में वाद की रचना महत्वपूर्ण होती है। इसका उल्लेख आदेश 2 में मिलता है, जहां वाद का संयोजन और कुछ संयोजन बताया गया है। यह कहा गया है कि किसी भी हेतु के लिए, किसी भी कारण के लिए एक समय में वाद लगा लेना चाहिए तथा बार बार वाद लगाने से बचना चाहिए। यह आदेश यह स्पष्ट करना चाहता है कि किसी वाद में वाद का संयोजन करना चाहिए, सभी हेतु उस एक ही वाद में आ जाएं। मतलब मान लीजिए एक वाद में कई कारण हैं, आपको किसी संपत्ति का टाइटल डिक्लेरेशन भी चाहिए, उसकी जमीन का कब्जा भी चाहिए, उसमें स्थायी निषेधाज्ञा जो है परमानेंट इंजंक्शन भी चाहिए, और जो भी चीज़ चाहिए तो आपको उसी वाद में जो है एक ही वाद में उसको संयोजित कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप परमानेंट इंजेक्शन के लिए अलग वाद ला रहे हैं, पोजीशन के लिए अलग वाद ला रहे हैं और टाइटल डिक्लेरेशन के लिए अलग वाद ला रहे हैं। तो इससे न केवल आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, परेशानियां बढ़ जाएंगी और आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सभी हेतु एक ही वाद में आ जाएं तथा अलग अलग हेतु के लिए अलग अलग वाद लगाने की समस्या से बचा जा सकता है। वाद की बहुलता से बचा जा सकता है। न्यायालय वाद की बहुलता से बच सके, राज्य के ऊपर अधिक मुकदमे होंगे, अधिक समय मुकदमे में देना होगा, जनता को सरल न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग आ जाते हैं ऑर्डर 7, अभिवचन जहां पर की रचना की जाती है, वाद बनाया जाता है। तो इसमें जो है ऑर्डर 7 में पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि कैसे प्लेंट बनाया जाता है और अभिवचन की क्या महत्व है। आप देखेंगे वीडियो तो बहुत सारे वीडियो हमारे मिल जाएंगे सीपीसी में कि वाद की रचना कैसे की जाती है। लेकिन ऑर्डर 7 में जो है प्लेंट कैसे बनाया जाएगा उसकी पूरी व्याख्या है। उसमें क्रमवार बताया गया है, कहाँ पक्षकार होंगे, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा। तो ऑर्डर 7 में क्या कहता है दोस्तों? ऑर्डर 7 कहता है प्लेंट जो सूट होता है वादी द्वारा कोर्ट में पेश किया गया एक पत्र होता है जिसमें वह उन तथ्यों का अभिकथन करता है जिसके आधार पर कि वह न्यायालय में अनुतोष यानी रिलीफ की मांग करता है, याचना करता है। न्यायालय की प्रत्येक न्यायिक प्रक्रिया का आरंभ वाद पत्र के दायर किए जाने से ही प्रारंभ होता है। इस वाद पत्र में वादी अपना अभिकथन करता है तथा न्यायालय में इन्हीं बिंदुओं पर अनुतोष की मांग की जाती है। अब ऑर्डर 6 जो है दोस्तों, ये माफ कीजिएगा ऑर्डर 7 बाद में बता दिया, इससे पहले ऑर्डर 6 होता है जिसे हम प्लीडिंग्स कहते हैं। जब वादी द्वारा कोई वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तथा अनुतोष मांगा जाता है तो प्रतिवादी द्वारा अपना लिखित कथन अभिवचन पेश किया जाता है जिसे अभिवचन कहते हैं। यह प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 में डाला गया है। आप पढ़ेंगे, यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको देखेंगे तो आप भली भांति जान जाएंगे। अभिवचन ऐसे कथन होते हैं जो किसी मामले में पक्षकार द्वारा लिखे हों, तैयार किए जाते हों और उसमें उन सब बातों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर वाद निर्मित किया जाता है। या प्रतिवादी अपना लिखित कथन प्रस्तुत करता है जिसमें कि वो अपने सारे बचाव को, उस दावा में जो भी कथन किए गए हैं कंडिकावार, उसका वो जवाब देता है। तो ये जो है आदेश 6 में इसकी व्याख्या मिलती है कि इसको कैसे और किन तरीके से किया जाना चाहिए। अभिवचन शब्द वाद पत्र एवं प्रतिवादी के लिखित कथन दोनों को सम्मिलित किया गया है। अभिवचन तात्पर्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ दावा है, उसमें दावा भी है, जवाब दावा भी है और प्रति दावा भी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है। लिखित कथन प्रतिवादी का अभिवचन होता है जिसमें वह वादी के कथनों का उत्तर देता है और आमतौर पर वह अपने लिखित कथन में तो वादों के तथ्यों को अस्वीकार करता है या फिर स्वीकार करता है या कभी कभी विशेष कथन प्रस्तुत कर अपनी प्रतिरक्षा करता है। जिन तथ्यों को अस्वीकार करता है वह विवाद्यक तथ्य बन जाते हैं। जिन चीजों को हमने अस्वीकार किया है, इनकार किया है, डिनाई किया है, तो उस पर जो है विवाद्यक तथ्य पर इशूज बनते हैं। उसको मैं आगे बताऊंगा कि किस आदेश और किस नियम के तहत ये इशूज बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपका अभिवचन तैयार हो जाता है आदेश 6, आदेश 7 के तहत, और उससे पहले जो पक्षकार हैं ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, तो उसके बाद वाद को पेश किया जाता है। वाद को किस अदालत में पेश करना है किसी भी न्यायिक कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ऐसा नहीं है कि आपने दावा तैयार कर लिया, अब आपको पता ही नहीं है कि आपको उस वाद को किस न्यायालय में प्रस्तुत करना है। तो ये आपके वकील की और आपकी ये जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि आप उसको सही न्यायालय में प्रस्तुत करें। जब वाद की रचना हो जाती है, वाद तैयार हो जाता है, तो वाद किस न्यायालय में पेश किया जाएगा यह तय करना सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 15 से लेकर 20 तक बताया गया है।
इसमें सारी व्यवस्था की गई है। आप उसको देखेंगे तो जान जाएंगे कि कौन सा वाद किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। वाद को पेश करने के लिए सर्वप्रथम तो यह नियम है कि कोई भी वाद सबसे निम्न स्तर की अदालत में विचारण के लिए पेश किया जाएगा। जैसे सीढ़ियां होती है दोस्तों, कि छोटे से शुरू होता है, फिर उसकी अपील होती है, रिवीजन होती है, फिर उसकी एक सीढ़ी तय कर दी गई है। ऐसा ना हो कि आप सीधे जो है हाई कोर्ट पहुंच गए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आपको एक सीढ़ी तय करनी हो, तय की गई है, उसके तहत आपको उस पर चल के जाना पड़ेगा। विचारण की प्रक्रिया में ऊपरी अदालतों के भार को कम करने हेतु इस प्रकार के नियम को रखा गया है, बनाया गया है। वाद को पेश करने के लिए इन धाराओं के अंतर्गत मूल्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और कुछ अन्य आधार पर भी संहिता के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं। तो जो दावों को या वाद को प्रस्तुत करने का जो क्राइटेरिया है, वो जो है ये तय करता है कि आपकी मुकदमे का मूल्य क्या है, मूल्यांकन क्या है, उसका वैल्यूएशन क्या है, उसके आधार पे भी पेश होते हैं। उस आधार पे न्याय शुल्क दिया जाता है। और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें क्षेत्राधिकार सुनिश्चित है कि ये मामले जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे, या ये मामले जो है ये क्लास 2 सुनेगा, क्लास 1 सुनेगा, या इसको सिर्फ हाईकोर्ट सुनेगा, रिट वगैरह है। तो हर चीज के लिए क्राइटेरिया, क्षेत्राधिकार तय किया गया है। वाद का संस्थित किया जाना माने प्रस्तुत किया जाना। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 आदेश 4 के अंतर्गत वाद के संस्थित होने के संदर्भ में बताया गया है, जब क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में पेश किया जाता है तो वह या तो वाद को खारिज कर देती है या वाद को संस्थित कर लेती है, और वाद का नंबर अपने रजिस्टर में अंकित कर वाद क्रमांक पेश कर दिया जाता है। वह संस्थित हो गया, इसका अर्थ न्यायालय वाद में आगे की कार्यवाही करेगा। तो जब वाद आपका संस्थित हो जाता है और वो रजिस्टर हो जाता है, पंजीकृत हो जाता है, उस दिन आप ये मानिए कि आपका केस जो है केस में दाखिल हो गया और रजिस्टर भी हो गया। अब इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि जो आपने पक्षकार बनाए हैं अपने केस में, सिविल सूट में, उनको समन का भेजा जाना। अब समन भेजे जाते हैं दोस्तों, धारा 27 में इसकी व्यवस्था है, और आदेश 5 के कई नियम बने हैं आदेश 5 में, उसमें भी ये समन किसको भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, क्या उसको पेपर में दिया जाएगा, चस्पा किया जाएगा, सारे लोगों का, अगर वो क्षेत्र के अंदर गए तो क्या किया जाएगा, बाहर रहता है तो क्या किया जाएगा, नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाएगा। तो ये आदेश 5 में सारी व्यवस्थाएं इसमें समन दी हैं। जब आपका केस आपका रजिस्टर हो गया तो आप अगली कार्यवाही जो है, अगला स्टेज जो है, अगली जर्नी समन का आता है। समन यानी नोटिस जाता है। नोटिस किसको जाता है दोस्तों? प्रतिवादी को जाता है, नॉन एप्लीकेंट को जाता है। समन न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। जब न्यायालय किसी मामले को सुनने के लिए आश्वस्त हो जाता है तो वह मामले में बनाए गए प्रतिवादियों को समन जारी करता है। आदेश 27 में समन का उल्लेख किया गया है। आदेश 5 में इस समन की तामील के संबंध में उल्लेख किया गया है। मामले के संस्थित हो जाने के बाद सबसे पहली कार्यवाही समन की होती है दोस्तों। जिस न्यायालय में मामला संस्थित किया जाता है उसी न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम समन निकाला जाता है। यह समन सब प्रतिवादियों को व्यक्तिशः दिया जाता है। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों आर्डर 19, उपस्थिति व अनुपस्थिति के प्रभाव। इस आदेश के माध्यम से यह जाना जाता है कि यदि समन हो जाने के बाद समन पर बुलाया गया प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है तो क्या कार्यवाही होगी। प्रतिवादी उपस्थित होता है तब क्या कार्रवाई होगी। उपस्थित होने पर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है और अनुपस्थित होने में समन की तामील की प्रक्रिया में परिवर्तन इत्यादि किया जाता है। अंत में एक पक्षीय भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है समन के बाद की प्रक्रिया है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। आदेश 11 में तथ्य को जाना जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आर्डर 19 नहीं, आदेश 9 होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस हो रही है। आदेश 19 नहीं, ये आदेश 9 होगा। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। आदेश 11 में तथ्य को जाना जाता है तथा विवादित तथ्यों को पहचान कर उन्हें इंगित किया जाता है। जब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है तब किसी विवाद में न्यायिक कार्यवाही ठीक अर्थों में आरंभ होता है। यहाँ से विवादित तथा तथ्यों को साबित नासाबित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विचारण भी यहीं से प्रारंभ होता है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत सभी तथ्यों को प्रकट करना होता है जिनसे मामले का गठन होता है। अब दोस्तों कुछ चीजें जो है आपके वाद में ऐसे होते हैं जो एडमिटेड होते हैं, एडमिशन होता है। तो विवाद के निपटारे में एडमिशन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के मामले को स्वीकार कर लेता है और ऐसे स्वीकार किए गए मामले में संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं रह जाता है।
परिणाम स्वरूप ऐसे मामलों को साक्षी द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उसे फिर आपको गवाह प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा, सबूत प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा। आपने मामले को स्वीकार कर लिया दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि मामला आपका वहीं निपटा दिया जाएगा। आगे दोस्तों, जब मामला मान लीजिए आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ या फिर आपने एडमिट नहीं किया, उसका विरोध किया, तो आगे दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया आती है। आदेश 13 के अंतर्गत दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं तथा इन दस्तावेजों को प्रकरण का साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य को प्रकरण इस चरण पर आने के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। वाद पत्र के साथ दस्तावेजों की छायाप्रति लगा सकते हैं, परंतु एडमिशन होने या नहीं होने के उपरांत जिन मूल दस्तावेजों पर विचारण चलेगा तथा विवादित तथा तथ्यों के संबंध में दस्तावेज का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक होता है। यदि आपने फोटोकॉपी लगाई है तो साक्ष्य के समय उसका मूल आपको लगाना पड़ेगा या फिर दिखाना पड़ेगा। अब इसके आगे दोस्तों क्या होता है, वाद पदों का निश्चय किया जाना, माने वाद प्रश्नों का विनिर्माण किया जाना, इशूज बनाया जाना इसको कहते हैं। इसकी जो व्यवस्था है दोस्तों आदेश 14 में है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 के अंतर्गत फ्रेमिंग ऑफ इश्यू अर्थात वाद पदों का निश्चय किया जाता है। किन तथ्यों पर विवाद है यह तय किया जाता है, जिससे आगे मामले का विचारण किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई दावा प्रस्तुत किया, हमने जवाब दावा प्रस्तुत किया, उसमें 2 चीजें जो है हमने एडमिट की और कई चीजें हमने एडमिट नहीं की, एडमिशन नहीं किया। तो उसमें जो वाद में जो क्वेश्चन बनते हैं वो अदालत बनाती है, आदेश 14 के तहत बनाती है, और उन्हीं प्रश्नों को उस वादी को जिसने कि उस दावा को प्रस्तुत किया है प्रमाणित करने का भार होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं वाद प्रश्नों का विनिर्माण और इशूज का बनाया जाना। अब इसके बाद जो प्रक्रिया आती है दोस्तों कि दोनों ही पक्षों को अदालत जो है अपने अपने साक्षियों की लिस्ट प्रस्तुत करने के लिए समय देती है और अगली तारीख में हमको साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। जब हम साक्ष्य की सूची लिस्ट प्रस्तुत कर देते हैं तो उसके बाद जो है साक्ष्य लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 में ये प्रावधान है दोस्तों कि हम जो हमने जो दावा लाया है उससे संबंधित जो गवाह जो बयान है, लिखित कथन का बयान है, वो शपथ पत्र के माध्यम से आदेश 18 नियम 4 में हम देते हैं। आप चाहें तो मौखिक भी अपने साक्षियों का कथन लेखबद्ध करा सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा साक्ष्य को लेखबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में संशोधन भी किए गए हैं तथा प्रत्येक साक्षी शपथ पत्र पर दे सकता है। वही जो मैंने 18(4) बताया, इसका संशोधन जो है 2002 में किया गया था। अब इन सब चीजों के बाद दोस्तों जब दोनों पक्षों का साक्ष्य हो जाता है, निपट जाता है, तो दोनों ही पक्ष अपने अपने फाइनल आर्गुमेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और अंत में जो है निर्णय व डिक्री आपको दी जाती है। तो निर्णय व डिक्री कहाँ दी जाती है, किस आदेश में दी जाती है? तो अधिनियम के आदेश 20 व धारा 35 के अंतर्गत मामले में अंतिम निर्णय लिया जाता है या डिक्री दी जाती है। डिक्री एवं निर्णय में थोड़ा सा अंतर होता है। निर्णय जो होता है प्रकरण का पूरा सार होता है दोस्तों, विस्तार होता है, और डिक्री जो है उसका सार होता है। तो आज जो हमने आपको बताया दोस्तों, आदेश 1 से लेकर के आदेश 20 डिक्री तक की एक सिविल मामले की जो जर्नी होती है, किन किन स्टेज से और किन किन प्रक्रियाओं से वो गुजरता है, ये जो हमारे लॉ के नए विद्यार्थी हैं और जिनका मुकदमा अदालतों में चल रहा है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी व जानकारी पूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।